Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. आप किसी से एक सिंपल सी बात कहने जाते हैं, आपको उसके किसी बिहेवियर से प्रॉब्लम हुई है, तो आप कामली कहते हैं कि तुमने जो किया उससे मुझे हर्ट हुआ। लेकिन जवाब में आपको अपने हर्ट का जवाब नहीं मिलता। सामने वाला कहता है कि तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया। आप रुक जाते हैं और आप सोचते हैं कि क्या वाकई में मेरी वजह से उसने ऐसा किया। फिर कन्वर्सेशन और आगे बढ़ती है और कुछ देर के बाद जिस बात की शुरुआत आपने सामने वाले के बिहेवियर से की थी, उसी कन्वर्सेशन के एंड में आप ही बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और सामने वाला अपने किए हुए काम का जवाब देने के बजाय आपको ही रिस्पॉन्सिबल बना चुका होता है। ये है ब्लेम शिफ्ट, यानी कि हाउ मैनिपुलेटर मेक यू बिलीव एवरीथिंग इज़ योर फॉल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस साइड एडवोकेट एंड अरामन शेख सिद्दीकी और आप देख रहे हैं द ब्रिज ऑफ पर्ल्स ऑफिशियल्स। ये है सीरीज़ द हिडन मैनिपुलेशन और आज हम एक ऐसे मैनिपुलेशन पैटर्न के अंदर जा रहे हैं जो बहुत बार इतना क्वाइटली होता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि कन्वर्सेशन का डायरेक्शन कब बदल गया। और आज का टॉपिक है इसीलिए ब्लेम शिफ्ट, जिसमें हम बात करेंगे हाउ मैनिपुलेटर मेक यू बिलीव एवरीथिंग इज़ योर फॉल्ट। और इस टॉपिक को समझने से पहले एक सवाल कि क्या आप किसी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने गए और बात ख़त्म होते होते आपको ही अपनी सफाई देनी पड़ गई। आपने कहा तुमने मुझे हर्ट किया, जवाब मिला तुमने पहले मुझे हर्ट किया था। आपने कहा तुमने मुझसे झूठ बोला, जवाब मिला कि मैंने झूठ तुम्हारी वजह से बोला। आपने कहा तुमने मुझसे बदतमीज़ी की, जवाब मिला कि तुमने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। और फिर आप असली इशू को भूल जाते हैं और आप सोचने लगते हैं कि शायद वाकई मेरी वजह से ही हुआ। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना ज़रूरी हो जाता है कि एक्सप्लेनेशन और ब्लेम शिफ्ट एक चीज़ नहीं होते। अगर किसी ने कहा कि मैंने गलत रिएक्ट किया लेकिन उस वक्त मुझे तुम्हारी बात से हर्ट हुआ था, तो वो अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन अगर कोई कहे कि तुमने मुझे हर्ट किया इसीलिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तुम्हारी है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र करने लगती है और इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। आज का एपिसोड का कोर भी यही है और यहाँ पर हमारे पहले पिलर का सामना होता है एक्सेस से, यानी कि ब्लेम शिफ्ट हर जगह इक्वली इफ़ेक्टिव नहीं होता है। जिस इंसान को आप जानते ही नहीं उसकी ब्लेम शिफ्टिंग शायद आप पर कुछ सेकंड का इफ़ेक्ट डाले, लेकिन जिस इंसान के पास आपकी इमोशनल लाइफ का एक्सेस है, जिसे आप इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसकी ओपिनियन आपके लिए मैटर करती है,
उसकी बात का इम्पैक्ट बिल्कुल अलग हो सकता है। जैसे कि फैमिली में, फ्रेंडशिप में, मैरिजेस में और रोमांटिक रिलेशनशिप में, वर्क प्लेस में, बिजनेस पार्टनरशिप में, और कभी जहाँ पर इमोशनल एक्सेस होता है वहाँ इन्फ्लुएंस की पॉसिबिलिटी भी हो जाती है। अगर वही इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए यूज़ होने लगे तो प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। और फिर आता है ट्रस्ट की बारी, कि आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए जब वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा किया तो आप ऑटोमेटिकली उसकी बात को रिजेक्ट नहीं कर पाते और आप अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैंने कुछ ऐसा किया था। या सेल्फ रिफ्लेक्शन अपने आप में बहुत बुरी चीज़ नहीं बल्कि हेल्दी हो सकती है, लेकिन अगर सामने वाला हर सिचुएशन में अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन को ही आप ही के ख़िलाफ़ यूज़ करने लगे तो वही ट्रस्ट जो है एक्सप्लॉयटेशन का डोरवे बन सकती है। और इसीलिए आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ब्लेम शिफ्ट क्या होता है, हम देखेंगे कि ब्लेम शिफ्ट एक्चुअली कैसे काम करता है, कौन से सेंटेंस इसके अंदर रिपीटेडली यूज़ होते हैं और कैसे एक जेन्युइन कंप्लेन आपके ख़िलाफ़ केस में बदल दी जाती है, कैसे मैनिपुलेशन अपने बिहेवियर का सेंटर चेंज करता है और कैसे आपको डिफेंड करते करते आप असली इशू से दूर कर दिए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई बार बार हर प्रॉब्लम को ब्लेम आप पर डाल रहा है तो आप रियलिटी को कैसे चेक करें, क्योंकि हर ब्लेम फॉल्स नहीं होता, कभी कभी वाकई में हमारी गलती होती भी है और हमारी गलती अगर है तो उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। लेकिन हर बार गिल्टी होना और हर बार रिस्पॉन्सिबल होना भी एक ही चीज़ नहीं है और इसीलिए डिफरेंस को हम इस एपिसोड में समझेंगे। तो ब्लेम शिफ्ट को समझने के लिए सिर्फ पहले एक बेसिक डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम एक ही चीज़ नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो मैंने किया उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ और ब्लेम शिफ्ट का पैटर्न कहता है जो मैंने किया उसकी वजह तुम हो। और ये दोनों सेंटेंस सुनने में शायद सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन इनके अंदर पूरा साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है वो डिफरेंस है। और मान लीजिए कि एक इंसान गुस्से में आकर आप पर चिल्लाता है, बाद में आप उसे कहते हैं तुमने मुझे इस तरह बात तुमने मुझसे की क्यों। अगर वो कहता है मुझे तुम्हारी बात से गुस्सा आया था, लेकिन जिस तरह मैंने रिएक्ट किया वो मेरी गलती थी, तो यहाँ पर वो अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन भी कर रहा है और अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है। लेकिन अगर जवाब हो कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया इसीलिए मैं तुम पर चिल्लाया, तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट हो गया। उसने अपने गुस्से को अपने बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन बना दिया और फिर अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके कंधों पर रख दी। और यही ब्लेम शिफ्ट का बेसिक मैकेनिज़्म है। लेकिन एक सवाल कि क्या दूसरा इंसान हमें ट्रिगर कर सकता है, तो बिल्कुल जवाब में हाँ है, क्योंकि किसी की बात से हमें गुस्सा आ सकता है, किसी का बिहेवियर हमें हर्ट कर सकता है, किसी की डिसरिस्पेक्टफुल बात हमें इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन ट्रिगर और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज़ नहीं है। आपको गुस्सा किस वजह से आया ये एक चीज़ है, आपने उस गुस्से के बाद क्या किया ये दूसरी चीज़ है। आप हर्ट हुए ये जेन्युइन फीलिंग हो सकती है, लेकिन उस हर्ट के बाद आपने किस को इंसल्ट किया तो उस एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर आपकी है। इसीलिए तुमने मुझे प्रोवोक किया, एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है, लेकिन ऑटोमेटिकली इसीलिए मेरी हर रिएक्शन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं बन जाता।
और यहाँ ब्लेम शिफ्ट का एक कॉमन पैटर्न सामने आता है, यू मेड मी डू इट। यानी कि सेंटेंस बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अंदर एक डेंजरस आइडिया छुपा हो सकता है कि मेरे एक्शन मेरे कंट्रोल में नहीं थे, तुमने मुझे मजबूर किया। और अगर कोई इंसान हर बार अपने बिहेवियर के लिए दूसरे इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनाता रहे, तो वो अपने एक्शन को एग्जामिन करने से बच सकता है और सामने वाला धीरे धीरे अपने हर इन्फ्रैक्शन को एनालाइज करने लगता है कि मैंने क्या कहा था, मैंने क्या किया था, शायद मेरी वजह से हुआ, या यहाँ से सेल्फ ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। और अब एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें कि एक कपल के बीच में आर्गुमेंट होता है और पार्टनर दूसरे से कहता है कि तुमने मेरी बात सबके सामने इग्नोर की, मुझे ये डिसरिस्पेक्टफुल लगा। सामने वाला जवाब देता, तुमने पहले मुझे प्रोवोक किया था, फिर तुम हमेशा मुझे कॉर्नर करते हो, फिर तुम्हारी वजह से मैं ऐसा बिहेव करता हूँ। अब पहले इशू को देखिए, इशू था तुमने पब्लिक में मुझे इग्नोर किया, लेकिन कुछ ही मिनट में कन्वर्सेशन बन गई कि तुम मुझे प्रोवोक करते हो और फिर तुम्हारा बिहेवियर ही प्रॉब्लम है, और फाइनली ओरिजिनल कंप्लेन गायब। और जिस इंसान ने कंप्लेन राइज की थी वो खुद ही अपनी सफाई दे रहा है। ये कि वो मोमेंट है जहाँ पर हमें रुक कर पूछना चाहिए कि हम किस इशू को डिस्कस करने के लिए आए थे और अब हम किस इशू को डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये दोनों क्वेश्चन के आंसर अलग अलग हो गए हैं तो कन्वर्सेशन का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुका है। ब्लेम शिफ्ट का एक और कॉमन फॉर्म यानी कि काउंटर ब्लेम। आप कहते हैं तुमने मुझसे झूठ बोला था, जवाब कि तुम भी तो मुझसे कितनी बातें छुपाते हो। आप कहते हैं तुमने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया, जवाब है कि पहले तुमने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया। आप कहते हैं तुमने मुझे इंसल्ट किया, जवाब मिलता है कि तुम्हारी बातों ने मुझे इंसल्ट करने पर मजबूर किया। तो नोटिस कीजिए कि इसमें ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपके पॉइंट का आंसर दे, वो काउंटर अटैक कर सकता है और आप उसके एक्विजिशन का जो जवाब है वो देने लग जाते हैं, और फिर एक एक्विजिशन, फिर एक और फिर और कन्वर्सेशन, और ओरिजिनल इशू से बहुत दूर चली जाती है कन्वर्सेशन। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन भी ज़रूरी है कि हर काउंटर कंप्लेन ब्लेम शिफ्ट नहीं होती, क्योंकि कभी कभी जेन्युइनली दोनों लोगों की गलती होती है। एक रिलेशनशिप में आपने भी कुछ गलत किया, सामने वाले ने भी, तो हेल्दी कन्वर्सेशन में दोनों चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। हाँ, तुमने ये किया और मैंने भी ये गलत किया, ये अकाउंटेबिलिटी है। प्रॉब्लम वहाँ पर तब आती है कि तब सामने वाला अपने बिहेवियर को डिस्कस करने से बचाने के लिए और बचने के लिए हर बार आपकी गलती को जो है शील्ड बना लेता है, और आप जो है कुछ भी डिस्कस करें आंसर एक ही है कि तुमने भी, और कभी उसका बिहेवियर एक्चुअल कन्वर्सेशन का सब्जेक्ट बन ही नहीं पाए। तो रिपीटेडली पैटर्न इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग हो सकते हैं। और यहाँ हमारा जो फोर्थ पिलर है उनमें से एक के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है, जो कि है एक्सेस। यानी कि जिस इंसान को आपकी लाइफ का एक्सेस है वो आपकी हिस्ट्री को जानता है और आपकी मिस्टेक्स को जानता है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को जानता है, और इसीलिए उसके पास काउंटर ब्लेम करने के लिए मटेरियल भी ज़्यादा हो सकता है। ट्रस्ट को देखेंगे तो आप जो है उसकी बात को इम्पॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए जब वो कहे कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो आप उसे कम्प्लीटली डिसमिस नहीं करते, क्योंकि आप अपने आप को चेक करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन को देखेंगे तो आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपकी गिल्ट, आपकी पास्ट मिस्टेक, आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी, इन सब को रिपीटेडली यूज़ किया जा सकता है ताकि सामने वाला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सके। लेकिन कंट्रोल को देखेंगे तो फाइनल रिजल्ट की जानिब जाएंगे जब,
कंट्रोल में, तो आप जो है हर कन्वर्सेशन में पहले से डिफेंसिव हो जाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि पता नहीं अब मेरी कौन सी गलती निकल कर आएगी। फिर आप अपनी बात रखने से पहले ही अपनी सफाई देना शुरू कर देते हैं। और जब एक इंसान अपनी हर बात को एक्सप्लेन करने में लगा हो तो सामने वाला कन्वर्सेशन को डायरेक्शन इजीली कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन में हो और सडनली आपको लगे कि मैं यहाँ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने आया था, लेकिन अब मैं अपनी ही एग्जिस्टेंस को डिफेंड कर रहा हूँ, तो पॉज और एक स्टेप पीछे जाना है और सिर्फ इतना पूछना है कि ओरिजिनल इशू था क्या। कभी कभी एक सवाल ही आपको ब्लेम के जो मेज से बाहर निकालने के लिए इनफ होता है। लेकिन अब ब्लेम शिफ्ट का सबसे डेंजरस पार्ट समझिएगा कि हर बार सामने वाला डायरेक्टली ये नहीं कहेगा कि सब तुम्हारी गलती। कभी कभी ब्लेम शिफ्ट बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज में होता है, इतना सॉफ्ट कि आपको मैनिपुलेशन भी फील नहीं होता। जैसे मैं तुम्हें कुछ कहना ही नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे ये करना पड़ा, या मुझे ऐसा बिहेव करना पसंद नहीं, तुम मुझे इस पॉइंट तक ले आए, या अगर तुम मेरी बात समझते हो तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुनने में ये सेंटेंस एक्सप्लेनेशन जैसा लगता है, लेकिन इनके अंदर एक हिडन मैसेज हो सकता है, जैसे मेरे एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास है। और अगर आप बार बार ये सुनते हैं तो धीरे धीरे आप अपने बिहेवियर को मॉनिटर करना शुरू कर सकते हैं। मुझे क्या बोलना चाहिए? क्या मुझे ये टॉपिक नहीं उठाना चाहिए था? क्या मुझे उसे मना ही नहीं करना चाहिए था? क्या मुझे थोड़ा और एडजस्ट करना चाहिए था? और फिर आप सिर्फ अपने बिहेवियर को नहीं, अपनी पूरी पर्सनालिटी को क्वेश्चन करने लगते हैं। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पैटर्न सेल्फ डाउट सामने आता है कि जब किसी इंसान को रिपीटेडली ये मैसेज मिले कि प्रॉब्लम्स की वजह से वो खुद ही तो वो इवेंचुअली अपनी जजमेंट पर डाउट करना शुरू कर सकता है। तो मान लीजिए कि आपने किसी की बाउंड्रीज़ को रीज़नेबल समझा, लेकिन सामने वाला बार बार कहता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। आप एक्सप्लेन करते हैं और वो कहता है तुम्हें हर बात में प्रॉब्लम होती है। और फिर आप सोचते हैं कि शायद मैं ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम होती भी है, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको अपनी फीलिंग से पहले सामने वाले का जो रिएक्शन था वो याद आता है। तो ये वही पॉइंट है जहाँ पर ब्लेम शिफ्ट सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट का इशू नहीं रहता, ये आपकी सेल्फ ट्रस्ट को अफेक्ट करना शुरू करता है। अब यहाँ हमें एक और चीज़ क्लियर करनी है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ ब्लेमिंग में भी फ़र्क होता है। जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन पूछती है कि मैं या मैंने क्या बेटर कर सकता था, और सेल्फ ब्लेमिंग कहता है सब मेरी वजह से होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन स्पेसिफिक होता है और सेल्फ ब्लेम जर्नल होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन कहती है कि मैंने उस वक्त हार्श टोन यूज़ की। सेल्फ ब्लेमिंग कहता है मैं ही प्रॉब्लम हूँ। सेल्फ रिफ्लेक्शन इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जा सकती है, लेकिन जो कंस्टेंट सेल्फ ब्लेमिंग है वो इंसान को इमोशनली एग्जॉस्ट कर सकता है। और इसीलिए जब आपको बार बार ब्लेम किया जा रहा हो तो ये चेक कीजिए कि क्या मुझे मेरी स्पेसिफिक मिस्टेक बताई जा रही है या मुझे पूरा प्रॉब्लम बना दिया जा रहा है। अब वर्क प्लेस का एग्जांपल अगर देखें तो एक एम्प्लॉय से मैनेजर ने अनरियलिस्टिक डेडलाइन रखी। एम्प्लॉय डेडलाइन कंप्लीट नहीं कर सकता। मैनेजर कहता है कि तुम्हारी वजह से पूरी टीम सफ़र कर रहा है। एम्प्लॉय कहता है डेडलाइन बहुत शॉर्ट थी। मैनेजर कहता है कि अच्छा। एम्प्लॉय एक्सक्यूज़
जो एक्सक्यूज़ेस हैं वो नहीं देते। तो अब जो है एक्चुअल इशू क्या था कि डेडलाइन रियलिस्टिक थी या नहीं, लेकिन डिस्कशन जो है वो शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय की कैपेसिटी और कैरेक्टर पे शिफ्ट हुआ, और अब एम्प्लॉय जो है डेडलाइन के इशू पर बात नहीं कर रहा, वो प्रूफ कर रहा है कि मैं इनकम्पिटेंट नहीं हूँ। तो ये भी ब्लेम शिफ्ट को एक फॉर्म हो सकता है, क्योंकि जहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम से अटेंशन हटाकर पर्सन को प्रॉब्लम बना दिया जाता है। फैमिली में भी ये पैटर्न देखा जा सकता है कि एक एडल्ट चाइल्ड अपनी बाउंड्रीज रखता है कि मैं हर वीकेंड पर नहीं आ सकता। जवाब है कि हमें तुम्हें पाला है और तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं। अब बाउंड्री का एक क्वेश्चन है, इमोशनल जो डेप्थ है उसमें कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये कोई सिबलिंग कहे कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, तो अब तुम मेरी हर रिक्वेस्ट क्यों नहीं मानते हो। तो यहाँ पर पास्ट हेल्प जो है वो करंट कंट्रोल का टूल बन सकती है, और फिर आप सोचने लगते हैं कि शायद मुझे मना नहीं करना चाहिए था। लेकिन ग्रेटिट्यूड का मतलब परमानेंट ऑब्लिगेशन नहीं होता, क्योंकि किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया तो उसकी कदर करना अच्छी बात है, लेकिन हर पास्ट फेवर को आपकी प्रेजेंट डिसीजंस पर अनलिमिटेड अथॉरिटी बना देना हेल्दी डायनामिक नहीं है। फ्रेंडशिप में भी देखिए कि आप अपने फ्रेंड को किसी प्लान के लिए मना करते हैं, वो कहता है तुम बदल गए हो, आप कहते हो नहीं, बस इस बार पॉसिबल नहीं है। वो कहता है जब तुम्हें ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। अब आप करंट में नो जो है आपका, वो आपके पास्ट बिहेवियर के अगेंस्ट यूज़ होने लगा। आप शायद जेन्युइनली सेल्फिश नहीं हैं, आप बस एक सिचुएशन में अवेलेबल नहीं, लेकिन पास्ट को प्रेजेंट का गिल्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है। और अगर ये रिपीटेडली हो तो फ्रेंडशिप में इमोशनल लीवरेज डेवलप हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हर तुम्हारी वजह से जो है ये जो लफ्ज़ है ये मैनिपुलेशन है? तो जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि कभी वाकई हमारे एक्शन दूसरों को अफेक्ट करते हैं, और अगर आपने किसी को रिपीटेडली हर्ट किया है तो अपने कमिटमेंट को तोड़ा है, आपने डिसऑनेस्ट बिहेवियर किया, तो सामने वाले का जो कहना होगा वो तुम्हारे बिहेवियर से तुमने मुझे हर्ट किया वैलिड हो सकता है। लेकिन इसीलिए कि हम जो हैं हर एक्यूजेशन को ऑटोमेटिकली फॉल्स नहीं कहेंगे, क्योंकि हम एविडेंस देखेंगे स्पेसिफिक बिहेवियर का था, और जो है कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्या सामने वाला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक्सेप्ट करता है, क्या वो सॉल्यूशन चाहता है, या हर कन्वर्सेशन का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो कि सिर्फ आपकी गिल्टी है। तो यही पैटर्न इम्पॉर्टेंट है। और अब एक पावरफुल क्वेश्चन जो है देखें कि क्या सामने वाला मेरी गलती को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, क्या मेरी गलती को अपनी हर गलत हरकत का लाइसेंस बना रहा है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि अगर आपने गलती की तो सामने वाला आपको उस गलती के बारे में बात कर सकता है, लेकिन आपकी गलती उसे या ऑटोमेटिकली परमिशन नहीं देती कि वो आपको इंसल्ट करे, मैनिपुलेट करे, थ्रेटन करे, आपको कंट्रोल करे, या हर फ्यूचर प्रॉब्लम का ब्लेम भी आप ही पर डालता रहे। और वन रॉन्ग एक्शन डू नॉट गिव अनदर पर्सन अनलिमिटेड पावर ओवर यू। और इसी पॉइंट पर ब्लेम शिफ्ट की असली बाउंड्री समझ आती है कि अकाउंटेबिलिटी आपको आपकी गलती तक लेकर जाती है। ब्लेम शिफ्ट आपको हर चीज़ का कल्प्रिट बना देती है, लेकिन और दोनों के बीच में क्या फ़र्क है आपको जो है ये देखना होता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंस डिफरेंस को जो है देखेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशन के थ्रू समझें।
क्योंकि जब तक हम सिर्फ डेफिनेशन सुनते रहेंगे तब तक ये समझना मुश्किल रहेगा कि यहाँ एक जेन्युइनली मेरी गलती है और यहाँ मुझे मेरी गलती से ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? यानी मान लीजिए आपने किसी से बदतमीज़ी की, सामने वाला कहता है कि तुमने जिस टोन में मुझसे बात की उससे मुझे हर्ट हुआ। आप अपनी बात को याद करते हैं और रियलाइज़ करते हैं हाँ मेरी टोन गलत थी। आप कहते हैं हाँ मेरी गलती थी, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ अकाउंटेबिलिटी है क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक बिहेवियर बताया गया, आपने उसे एक्सेप्ट किया और करेक्शन की पॉसिबिलिटी को क्रिएट हो गई। लेकिन अगर कन्वर्सेशन कुछ इस तरह चले कि तुमने बदतमीज़ी की लेकिन तुमने मुझसे पहले हर्ट किया था और फिर भी तुमने मुझे इंसल्ट करने का हक नहीं था, तुम समझते ही नहीं हो, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा हूँ। और हर बार आपकी ये गलती को लेकर सामने वाला अपने हर बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या अकाउंटेबिलिटी हो रही है? तो क्या अकाउंटेबिलिटी हो रही है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र हो रही है? हेल्दी अकाउंटेबिलिटी में एक और चीज़ होती है जो कि है रिपेयर। अगर किसी ने आपको हर्ट किया तो हेल्दी कन्वर्सेशन का गोल सिर्फ ये नहीं होता कि तुम गलत हो, गोल होता है कि ये हुआ, मुझसे इसे हर्ट हुआ, अब इसे ठीक कैसे करें। लेकिन ब्लेम शिफ्ट में कन्वर्सेशन का गोल कभी कभी रिपेयर से हटकर विनिंग द आर्ग्यूमेंट बन सकता है। सामने वाला प्रूव करना चाहता है कि मैं गलत नहीं हूँ और अगर उसके लिए ज़रूरी हो तो वो आपकी पुरानी मिस्टेक्स को निकाल कर सामने लाता है और आपके कैरेक्टर को क्वेश्चन कर सकता है, आपकी इंटेंशंस पर अटैक कर सकता है और आपको इमोशनली डिफेंसिव बना सकता है। फिर कन्वर्सेशन सॉल्व नहीं होती, बस ब्लेम का सर्कल चलता रहता है। एक और कॉमन पैटर्न यानी कि ब्रिंगिंग अप द पास्ट। आप प्रेजेंट की एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आज तुमने जो किया उसे मुझे प्रॉब्लम हुई। जवाब मिला कि पहले तुमने 3 साल पहले क्या किया था वो याद है तुम्हें? अब आप कहते हैं कि हाँ, लेकिन अभी इस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो मतलब जवाब आता है कि तुमने अपनी पुरानी गलतियां याद नहीं रहती, सिर्फ मेरी गलतियां याद रहती हैं तुमको। तो अब आप अपनी पुरानी गलती एक्सप्लेन करने लगते हैं यहाँ, अब प्रेजेंट इशू से फिर से डिसअपियर होके। लेकिन यहाँ भी एक जो है डिस्टिंक्शन आ जाता है कि आप पुरानी प्रॉब्लम जेन्युइनली करंट इशू से कनेक्ट हो जाता है और उस पर बात करना वैलिड हो सकता है। लेकिन हर प्रेजेंट अकाउंटेबिलिटी की कन्वर्सेशन को पास्ट के इंसिडेंट और ड्रिल कर दिए जाएं तो ये एक अनहेल्दी पैटर्न बन सकता है। और कभी कभी ब्लेम शिफ्ट का सबसे पावरफुल सेंटेंस होता है कि तुम मुझे समझते ही नहीं। ये सेंटेंस हर सिचुएशन में मैनिपुलेशन नहीं, लेकिन अगर इसका यूज़ बार बार आपकी कंप्लेंट को डिसमिस करने के लिए हो तो दिक्कत आ सकती है। आप कहते हैं तुमने मुझे हर्ट किया, वो कहता है तुमने मुझे समझा ही नहीं, तुम मुझे नहीं समझते। और आप कहते हैं तुमने कमिटमेंट ब्रेक की और वो कहता है कि तुम्हें मेरी सिचुएशन समझ ही नहीं आती। आप कहते हैं मुझे तुम्हारी टोन से प्रॉब्लम है, वो कहता है तुम मेरी पर्सनालिटी को समझते ही नहीं। और हर बार आपकी स्पेसिफिक कंसर्न को एक इमोशनल जो है एक्यूजिशन के नीचे दबा दिया जाता है और फिर आप इशू सॉल्व करने के बजाय सामने वाले को रिजर्व करने लगते हैं। और अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेल्फ चेक है कि अगर आपको लगता है कि कोई बार बार ब्लेम शिफ्ट करता है तो सिर्फ सामने वाले को ऑब्जर्व मत कीजिए, अपनी कन्वर्सेशन का जो
पैटर्न है उसको भी ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हर आर्ग्यूमेंट के बाद आपको याद नहीं रहता कि शुरू किस बात से हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी। क्या आप हर बार कन्वर्सेशन के एंड में अपॉलॉजी कर रहे होते हैं। क्या आपको अपनी बात रखने से पहले डर लगता है। क्या सामने वाला आपकी पुरानी गलतियाँ निकाल देता है। क्या आप किसी इशू को राइज करने से पहले अपनी पुरानी 10 गलतियों को जो है मेंटल लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर हाँ, तो ये सिग्नल है कि कन्वर्सेशन का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। और अब हमारा जो 4 पिलर्स है, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो एक्सेस नंबर 1 यानी कि नंबर 1 पिलर है एक्सेस, यानी कि जितना ज़्यादा किसी को आपकी पर्सनल हिस्ट्री का एक्सेस होता है उतना ही ज़्यादा वो आपकी वल्नरेबिलिटी को जानता है, आपकी मिस्टेक्स, आपके फियर्स, आपके रेग्रेट्स, आपके ट्रिगर्स। अब सेकंड पिलर है ट्रस्ट का, तो आप उस इंसान की बात को इम्पॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए जब वो आपको ब्लेम करता है तो आप सीरियसली उसको लेते हैं। एक्सप्लॉयटेशन को देखेंगे तो आपकी पास्ट मिस्टेक हो सकती है, आपकी जो गिल्ट को, आपकी नीड फॉर अप्रूवल को, आपकी गुडनेस को, आपके खुद के इम्प्रूव करने वाले नेचर को आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। कंट्रोल को देखेंगे, नंबर 4th पिलर है ये। तो जब आपको बार बार ये फील होने लगे कि मैं कुछ भी करूं प्रॉब्लम मेरी ही निकलती है, तो आप धीरे धीरे अपनी जजमेंट पर ट्रस्ट खोना शुरू कर देते हैं और फिर डिसीजंस लेने के लिए आप अपनी इनर क्लैरिटी के बजाय सामने वाले की अप्रूवल को देखने लगते हैं। और ये वो स्टेज है जहाँ ब्लेम शिफ्ट सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट का पैटर्न नहीं रहता, ये कंट्रोल का मैकेनिज्म बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है कि आपको हर एक्यूजिशन का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आप सिंपल कह सकते हैं कि अगर मेरी कोई स्पेसिफिक गलती है तो मैं उस पर बात हम करते हैं, लेकिन इस वक्त हम जिस इशू को डिस्कस कर रहे हैं उसे चेंज मत कीजिए आप। तो ये जो है कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारे बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली मेरी नहीं हो जाती। या फिर हम दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात कर सकते हैं। ये जो सेंटेंसेस हैं ये कन्वर्सेशन के अटैक से अकाउंटेबिलिटी की तरफ वापस लाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको चिलनेस की जो है, यानी कि जो है चीखने चिल्लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप काउंटडाउन हो जाएंगे इस चीज़ से। और आपको इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सामने वाले को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस इशू को इशू ही रहने दीजिए, क्योंकि जब ब्लेम शिफ्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो सबसे पहले इशू डिसअपीयर होता है। और जब आप इशू को आइडेंटिफाई करके उसी पर वापस आते हैं तो मैनिपुलेशन की पावर कम होना शुरू हो सकती है। और अब एक और सिचुएशन को समझिए कि जो ब्लेम शिफ्ट को और ज़्यादा हिडन बना देती है, कि आप किसी इशू को राइज करते हैं, सामने वाला आपकी बात को डायरेक्टली डिनाई नहीं करता, वो बस आपकी इंटेंशन को क्वेश्चन कर देता है। और आप कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर हर्टफुल लगा। जवाब आता है कि तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो। आप कहते हैं कि मैं तो सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूँ। जवाब आता है कि तुम हमेशा मुझे विलन बनाना चाहते हो। अब नोटिस कीजिए कि आपने बिहेवियर की बात की थी, लेकिन सामने वाला आपकी इंटेंशन पर चला गया। और जब अब आपको ये प्रूव करना पड़ रहा है कि नहीं नहीं, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था, तो फिर ओरिजिनल इशू फिर से पीछे चला गया। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है कॉन्शियसली किया जा रहा हो, लेकिन अगर ये रिपीटेडली हो तो हर बार कन्वर्सेशन का फोकस तुमने क्या किया से बदलकर तुम मुझे क्यों कह रहे हो बन जाए, तो पैटर्न को ऑब्जर्व करना ज़रूरी पड़ता है। एक और कॉमन पैटर्न है कि विक्टिम रिवर्सल,
यानी कि आप हर्ट हुए, लेकिन कुछ ही देर में सामने वाला खुद को विक्टिम बना लेता है और आप कहते हैं कि तुमने मुझे इग्नोर किया। वो कहता है तुम मुझ पर इतना प्रेशर डालते हो। आप कहते हैं कि तुमने मुझे झूठ बोला। वो कहता है तुम्हारा ट्रस्ट ही इतना कम है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। आप कहते हैं तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। वो कहता है तुम हमेशा मुझे जज करते हो। और फिर आप सामने वाले को कंफर्ट कर रहे होते हो, जबकि कन्वर्सेशन की शुरुआत आपके हर्ट से हुई थी। यहाँ पर फिर वही सवाल आ जाता है कि हम जिस इशू को सॉल्व करने आए थे, क्या वो अब भी कन्वर्सेशन में है? अगर नहीं है तो कन्वर्सेशन का डायरेक्ट दोबारा चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बैलेंस भी है कि विक्टिम होना और विक्टिम बनकर मैनिपुलेट करना एक ही चीज़ नहीं होता। किसी इंसान को जेन्युइनली हर्ट हुआ है तो हो सकता है उसकी फीलिंग जेन्युइन हो सकती है, उसको अपनी साइड बताने का पूरा हक है। इसीलिए सिर्फ इसी वजह से कि कोई अपना हर्ट एक्सप्रेस कर रहा है तो हम उसे मैनिपुलेटर नहीं कहेंगे। डिफरेंस पैटर्न और बिहेवियर से समझ आता है कि क्या दोनों लोगों की जो फीलिंग्स को स्पेस मिल रही है, क्या दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश हो रही है, या हर बार कन्वर्सेशन का एंड इस तरह हो रहा है कि आप एक्सप्लेन करते हैं, आप अपोलॉजी करते हैं, आप रिसोर्स करते हैं इकट्ठे और आप माफ़ी मांग रहे हैं, आप जो है और सामने वाला जो है आपके साथ कि कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक जो है पहुंचता ही नहीं। और अगर ये रिपीटेडली हो रहा है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी को भी। और अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर सामने वाला सच में सही हो तो ये भी सवाल ज़रूरी पूछना चाहिए कि क्योंकि सीरियस अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि हम हर क्रिटिसिज्म को मैनिपुलेशन कह दें। अगर कोई आपको कहे कि तुम्हारी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। खुद से पूछिए कि क्या मैंने वाकई में कुछ ऐसा किया, क्या मैंने बिहेवियर डायरेक्टली इस सिचुएशन का कॉज किया था, क्या मुझे पहले भी इसी इशू पर फीडबैक मिला, क्या मैंने सामने वाले को स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा था, क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने से बच रहा हूँ। या लास्ट क्वेश्चन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम ब्लेम शिफ्ट से बचने के नाम पर अपनी जेन्युइन गलती से भी भाग सकते हैं और ये भी हेल्दी नहीं है। इसीलिए सिंपल रूल रखिए कि स्पेसिफिक ब्लेम को स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से आंसर कीजिए। अगर सामने वाला कहे कि तुम कल मुझे सबके सामने तुमने इंसल्ट किया, तो देखिए कि क्या वाकई में ऐसा हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो हाँ, ये मेरी गलती थी। बस इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को हर फ्यूचर डिमांड मान लें। इसका मतलब सिर्फ अपनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्सेप्टेंस की है कि अगर सामने वाला फिर से वही कहे तो अब मेरी हर बात मानोगे, तो जवाब हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मैंने अपनी उस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और माफ़ी उस टाइम मांग ली उस चीज़ के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे हर डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि कोई हर बार ही अब आपसे माफ़ी मांग रहा है, एक बार अगर आपने माफ़ी मांग ली तो। और जो अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल के बीच में बाउंड्री क्लियर हो जाती है यहाँ पर इस तरह। और यही वजह है कि ब्लेम शिफ्ट को समझना सिर्फ मैनिपुलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं है, बल्कि हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों लोग कह सकते हैं कि यहाँ मेरी गलती थी और आप साथ ही, लेकिन यहाँ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दोनों बातें एक साथ ट्रू हो सकती हैं। आपकी गलती सामने वाले की गलती को इरेज नहीं कर सकती और सामने वाले की गलती आपकी गलती को इरेज नहीं कर सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र करने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना अलग चीज़ें हैं। और इसी पॉइंट पर हमारे जो चारों पिलर हैं उनका कनेक्शन और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि एक्सेस ने किसी को आपकी पर्सनल हिस्ट्री तक पहुंचाया, ट्रस्ट ने उसकी बात को वेट करवाया, मतलब वज़न बना दिया उसके अंदर, और आपकी वल्नरेबिलिटी को पास्ट मिस्टेक का जो एक्सप्लॉइटेशन है
वो हो गया। और जब आप अपनी जजमेंट पर डाउट करने लगे तो कंट्रोल डेवलप होना शुरू हो गया। और इसीलिए ब्लेम शिफ्ट को सिर्फ एक सेंटेंस से आइडेंटिफाई मत कीजिए, क्योंकि पैटर्न देखना ज़रूरी है। और एक बार किसी ने डिफेंसिव रिएक्शन दिया, इसे पूरा इंसान मैन्युपुलेटर प्रूफ नहीं होता। लेकिन अगर हर सीरियस कन्वर्सेशन, हर कंप्लेन, हर बाउंड्री, हर डिसएग्रीमेंट और आखिर में आपकी ही गलती बन जाए, तो फिर उस पैटर्न को सीरियसली देखना ज़रूरी है। क्योंकि जब किसी इंसान को हर बार अपनी ही रियलिटी पर डाउट करना पड़े, तो प्रॉब्लम सिर्फ ब्लेम की नहीं रहती, प्रॉब्लम सेल्फ ट्रस्ट की बनने लगती है। अब सवाल ये है कि अगर आपको बार बार ये फील होने लगे कि हर प्रॉब्लम की वजह आपकी वजह से हुई है, तो इसका सॉल्यूशन भी जानना ज़रूरी है। और पर्टिकुलर अगर देखें तो प्रैक्टिकली कैसे चेक करें इस चीज़ को, तो सबसे पहले अपनी मेमोरी को नहीं, फैक्ट को देखिएगा। क्योंकि जब किसी इंसान को बार बार ब्लेम किया जाता है, तो वो हर इंसिडेंट को इमोशंस के थ्रू याद करने लगता है। उसे सिर्फ ये याद रहता है कि आखिर में मुझे ही सॉरी बोलना पड़ा था, लेकिन ये याद नहीं रहता कि कन्वर्सेशन शुरू में ही किसी बात से शुरू हुई थी। तो किस बात से शुरू हुई थी? इसीलिए अगर कोई सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है, तो उसे मेंटली रिवाइंड कीजिए। पहले क्या हुआ था, मैंने क्या कहा था, सामने वाले ने क्या कहा था, फिर रिएक्ट क्या था, और फिर किस पॉइंट पर असली इशू बदल गया। ये जो सीक्वेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लेम शिफ्ट अक्सर सीक्वेंस को डिस्टॉर्ट करता है। मान लीजिए आपने किसी को कहा कि पहले मुझे इस टोन में बात मत करो। सामने वाला और अग्रेसिव हो गया। आपने कहा कि मैं अभी कन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। वो कहता, देखो तुम हमेशा भाग जाते हो। और अगर आप सिर्फ लास्ट सेंटेंस देखेंगे तो लगेगा शायद मैं ही अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन अगर पूरा सीक्वेंस देखें तो पिक्चर डिफरेंट है। पहले डिसरिस्पेक्टफुल टोन थी, और फिर बाउंड्री रखी गई, और फिर बाउंड्रीज को ही प्रॉब्लम बना दिया गया। और ये जो डिफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट को समझ आता है। लेकिन इसीलिए कि किसी भी सीरियस एक्विजिशन को कॉन्टेक्स्ट के बिना एक्सेप्ट मत कीजिए। और अब एक और प्रैक्टिकल टूल कि वन इशू एट अ वन टाइम, यानी कि अगर कन्वर्सेशन में सामने वाला एक इशू का जवाब में 5 पुरानी प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है, तो कामली कह सकते हैं कि उस बातों पर भी अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन पहले इस इशू को कंप्लीट करें। अगर वो फिर भी टॉपिक को चेंज करे, तो दोबारा मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन पहले जो बात मैंने राइज की है उसका जवाब चाहिए। इसका पर्पस जो है वो आर्गुमेंट जीतना नहीं है, पर्पस है कन्वर्सेशन को ट्रैक पर रखना और ऑन ट्रैक रखना। क्योंकि जब कन्वर्सेशन कंसिस्टेंटली जंप करती है, तो अकाउंटेबिलिटी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। और अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन, यानी कि डू नॉट ओवर एक्सप्लेन, यानी कि ये स्पेशली उन लोगों के लिए है और इम्पॉर्टेंट है जो नेचुरली अपनी बात को एक्सप्लेन करते रहते हैं। और आप बाउंड्री रखते हैं कि मैंने ये नहीं कर सकता मैं। सामने वाला क्यों, आप रीज़न देते हैं, फिर वो रीज़न को चैलेंज करता है, और आप दूसरा जो है रीज़न देते हैं, फिर वो उसे भी चैलेंज करता है। फिर आप तीसरा एक्सप्लेनेशन देते हैं, और कुछ देर बाद आपको लगता है कि मुझे अपना जो है नो प्रूव करना पड़ रहा है। याद रखिएगा कि एक्सप्लेनेशन देना और परमिशन मांगना एक ही चीज़ नहीं है। आप किसी की रिस्पेक्टफुली एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को, लेकिन आपकी बाउंड्रीज वैलिड होने के लिए हर बार सामने वाले की अप्रूवल ज़रूरी नहीं है। और यहीं पर सोचिए कि एक्सेस का जो पिलर है वो फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जिस इंसान को आपके पर्सनल डिटेल का बहुत ज़्यादा एक्सेस है, वो आपकी हर एक्सप्लेनेशन में से कुछ ना कुछ पकड़ सकता है।
आपकी पास्ट मिस्टेक, आपकी इनसिक्योरिटी, आपके फियर, आपके इमोशनल ट्रिगर, और फिर कह सकता है तुम खुद तो ये कर चुके हो। यानी कि वो दुख की रग पे हाथ रखेगा और पुराने घाव को पूरे देगा और पुरानी चीज़ों को निकाल कर सामने लेकर आएगा और पुरानी गलतियों को गिनवाएगा। इसीलिए हर पर्सनल डिटेल को हर रिलेशनशिप में अनलिमिटेड एक्सेस देना ज़रूरी नहीं है। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि बाउंड्रीज़ को ख़त्म किया जाए। और अब जो है ट्रस्ट का हेल्दी वर्जन क्या है? हेल्दी ट्रस्ट में आप किसी की बात को सुनते हैं लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन को बंद नहीं करते। आप उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन फैक्ट को इग्नोर नहीं करते। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन हर एक्यूजेशन को ऑटोमेटिकली ट्रस्ट नहीं मान लेते, क्योंकि ट्रस्ट के बिना जो डिसकरेंटमेंट का जो ब्लाइंड फेथ बन सकता है, और जो ब्लाइंड फेथ है वो मैनिपुलेशन के लिए फर्टाइल ग्राउंड हो सकता है। तो अब एक्सप्लॉयटेशन को अगर देखें तो अगर कोई जानता है कि आपको गिल्ट बहुत जल्दी होता है तो वो गिल्ट यूज़ कर सकता है। अगर कोई जानता है कि आप जो है कन्फ्रंटेशन से डरते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके आपको कंट्रोल कर सकता है सामने वाला। अगर जानता है कोई कि आप रिलेशनशिप लूज़ नहीं करना चाहते तो सेपरेशन का फियर यूज़ कर सकता है कोई। और कोई जानता है कि आप अपनी मिस्टेक को बहुत सीरियसली लेते हैं तो आपकी पुरानी मिस्टेक्स को बार बार निकाल कर लाएगा। और जब भी ये रिपीट होता है तो कंट्रोल डेवलप हो सकता है और डिसीजंस इसीलिए नहीं लेते क्योंकि आपको वो डिसीजन सही लगता है। आप डिसीजन इसलिए लेते हैं बल्कि कि वरना फिर मुझे ब्लेम किया जाएगा, और यहीं पर ब्लेम शिफ्ट का सबसे डेंजरस आउटकम हो सकता है। इसीलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि सब तुम्हारी वजह से हुआ तो तुरंत आर्ग्यूमेंट में मत आइए। पहले पूछिए और बस देखिए पहले एग्जैक्टली कि क्या मेरी वजह से हुआ, ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल मांगिए कि मैंने क्या किया, कब किया, उस एक्शन का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या था, और फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑनेस्टली देखिए और आपकी जो गलती है वो क्या थी एक्सेप्ट कीजिए अगर है तो। अगर नहीं है तो सिर्फ प्रेशर की वजह से अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए जो आपकी है ही नहीं, क्योंकि फॉल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बर्डन है और हर बर्डन उठाना गुड पर्सन होने की डेफिनेशन नहीं है। लेकिन एक और सिचुएशन और है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी-कभी सामने वाला आपको डायरेक्टली ब्लेम नहीं करता, वो आपको कंपैरिजन के थ्रू गिल्ट फील करवाता है कि देखो बाकी लोग तो ऐसा नहीं करते, तुम्हारे अलावा सब मुझे समझते हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अगर कोई और होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता जैसे तुमने किया, या मेरी बात मान लेता अगर कोई और होता तो तुम ही नहीं मान रहे बस। ये सेंटेंस हर बार सिचुएशन में मैनिपुलेशन नहीं होते, लेकिन जब इनका रिपीटेडली पर्पस हो तो ये है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को छोड़ दें, आप डिसीजंस को बदल दें और यहीं पर जेन्युइन कंसर्न को सप्रेस कर देते हैं आप। तो ये ब्लेम और गिफ्ट का एक इनडायरेक्ट फॉर्म बन सकता है। आपको डायरेक्टली ये नहीं कहा जा रहा कि तुम गलत हो, लेकिन आपको फील करवाया जा रहा है तुम दूसरों जैसे अच्छे नहीं हो। ये जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और पैटर्न देखिए, इमोशनल डेप्थ। किसी ने आपके लिए कुछ किया, आप ग्रेटफुल हैं और बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फिर एक दिन आप उसकी कोई रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर देते हैं। जवाब आता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते। अब आपका प्रेजेंट डिसीजन जो है आपके पास्ट फेवर के साथ कंपेयर होना शुरू, और आपने जो नो कहा था वो अब एक मॉरल फेलियर बनाया जा रहा है। तो आप सोचने लगे कि शायद मुझे कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ एक सिंपल क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है कि क्या किसी ने मेरी मदद की थी, या मुझे फ्यूचर में हर चीज़ के लिए ऑब्लाइज्ड कर दिया था। ग्रेटिट्यूड ट्रांजैक्शनल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने जेन्युइनली आपकी हेल्प की तो उस हेल्प की कदर करनी होती है, और कीजिए। जब आपके पास एबिलिटी हो तो रेसिप्रोकेट कीजिए।
लेकिन हर फेवर को लाइफ टाइम अथॉरिटी बना देना हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। अब फैमिली का एग्जांपल देखें कि एक फैमिली में एक पेरेंट्स अपने अडल्ट चाइल्ड से कहते हैं कि हमें तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है, और जब चाइल्ड को डिसीजंस अपनी मर्ज़ी से ले लेता है तो उसे कहा जाता है कि तुम्हें जो है हमारी कोई परवाह ही नहीं। यहाँ लव और ग्रेटिट्यूड के साथ गिल्ट को मिक्स कर दिया जा रहा है, और ये बहुत सेंसिटिव एरिया है क्योंकि फैमिली रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और ऑब्लिगेशन के बीच में डिफरेंस समझना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी सैक्रिफाइसेस को एक्नॉलेज कर सकते हैं, उनके लिए अवेलेबल रहने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर पर्सनल चॉइस ऑटोमेटिकली उनकी अप्रूवल के अंडर आ जाएं। हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट हो सकती है, डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, बाउंड्री भी हो सकती है, और फिर भी रिलेशनशिप सर्वाइव कर सकता है। अब वर्क प्लेस में देखेंगे, अपनी एक्स्ट्रा वर्क कराने से मना कर दिया तो मैनेजर कहता है टीम के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि मैं ऑलरेडी असाइंड आवर से ज़्यादा काम कर सकता हूँ या कर चुका हूँ। जब लीडरशिप में कमिटमेंट चाहिए तो सिर्फ अपने आवर्स काउंट करने वाले लोग ग्रो नहीं करते, क्योंकि कई बार सीनियर्स जो हैं वो जूनियर का इस्तेमाल ज़बरदस्ती की मोटिवेशन स्पीच से कराते हैं, जबकि उसको अपना टारगेट पूरा करना है, और जबकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जो उन्हें टारगेट दिया गया था वो अपना टारगेट उन्होंने टाइम से पूरा कर लिया, लेकिन मैनेजर को अपना टारगेट पूरा करने के लिए मोटिवेशनल स्पीच देनी पड़ रही है, जिससे वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है या हिडन मैनिपुलेशन कर रहा है पूरे एम्प्लॉयज़ के साथ। तो जो है वर्कलोड का इशू अगर है तो आपकी लॉयल्टी और एम्बिशन का टेस्ट बन गया। अब आप सोचने लगे कि कहीं मैं जेन्युइनली अनकमिटेड तो नहीं, और फिर आप अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ देते हैं। ये वही मैकेनिज़्म है, क्योंकि जिस तरह से आप स्कूल में अगर टीचिंग कर रहे हैं तो स्कूल में 1 मिनट लेट आने पर मॉर्निंग में आपकी सैलरी कट कर ली जाती है, या आपके जो है जितने मिनट आप लेट आए वो काउंट किए जाते हैं। लेकिन जो है छुट्टी होने के बाद में, स्कूल ऑफ होने के बाद में आपको कई घंटे ऑफिस वर्क की वजह से रुकाया जाता है कि आप पेपर वर्किंग कर रहे हैं, पेपर चेक कर रहे हैं, और जब छुट्टियां हैं तब भी आपको बुलाया जा रहा है, और जो है वहाँ पर कानून नहीं देखा जा रहा, जबकि उस वक्त कानून देखा जा रहा है जब आप 1 मिनट लेट हो गए, तो वहाँ पर कानून फॉलो हो रहा है पूरी तरह से कि भैया आप 1 मिनट लेट हैं, आपकी जो है छुट्टियाँ कटेंगी अब इतने लेट हो गए तो। लेकिन जहाँ पर वही एम्प्लॉय 3 घंटे स्कूल के बाद ऑफ होने के बाद दे रहा है तो उसकी सैलरी उसको बढ़कर नहीं मिल रही, और इसके लिए वो चैलेंज भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि फिर उसे नौकरी से हाथ धो के बैठना पड़ेगा। तो ये एक मैनिपुलेशन ही तो है। अब आपकी वैल्यूज़ को आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है इस तरह से, और अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो आपकी हार्ड वर्किंग नेचर एक्सप्लॉइट की जा सकती है। यानी कि एक ये भी चीज़ देखी जा सकती है कि एक स्टूडेंट से पूरे मंथ की फ़ीस ली जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे हॉलीडेज़ के डे भी काउंट होते हैं, और जो टीचर्स हैं उनको हॉलीडेज़ की सैलरी दी ही नहीं जाती। तो ये क्या है, मतलब फ़ीस लेने के टाइम पे स्कूल जो हैं उनको कानून याद आता है, लेकिन जिस टाइम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का टाइम आता है उस टाइम पर वो जो है इधर उधर की बातें करके, मैनिपुलेशन करके बातें रमा दमा कर देते हैं। तो बस सोचने की बात है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो आप ही के अगेंस्ट यूज़ कर दी गई, अब आप मजबूर भी हैं तो आपको करना भी पड़ेगा। तो लॉयल्टी जो है वो एक्सप्लॉइट की जा सकती है इस तरह। अगर आप केयरिंग हैं तो केयर एक्सप्लॉइट की जा सकती है, और अगर आप हर गलती को सीरियसली लेते हैं तो गिल्ट एक्सप्लॉइट की जा सकती है। यहाँ हमारे 4 पिलर एक बार फिर से सामने आ जाते हैं। एक्सेस यानी कि सामने वाले को पता है आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ट्रस्ट यानी कि आप उसको जो ओपिनियन है उसको वेट देते हैं। एक्सप्लॉइटेशन, आपकी वैल्यू और वनरेबिलिटी जो है आपकी, उसको प्रेशर के लिए यूज़ किया जा रहा है।
आपकी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। और जो कंट्रोल है, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि गिल्ट अवॉइड करने के लिए डिसीजंस लेने लगते हैं। और यही रीज़न है कि मैनिपुलेशन को सिर्फ वर्ड से आइडेंटिफाई करना एनफ नहीं होता। आउटकम को भी देखिए कि उसे जो इंटरेक्शन के बाद आप क्या फ़ील करते हैं। क्या आपको क्लैरिटी मिली, या क्या दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई, या आप बस गिल्टी, कंफ्यूज्ड और डिफेंसिव रह गए। और यहाँ एक बहुत पावरफुल चेक है कि आप किसी रिलेशनशिप में आपको बार बार प्रूव करना पड़े कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं पाक साफ़ हूँ, मैं पाक दामन हूँ, मैं बहुत बुरी इंसान नहीं हूँ, मैं अनग्रेटफुल नहीं हूँ, मैं डिसलॉयल नहीं हूँ, मैं हार्टलेस नहीं हूँ, मेरा किसी के साथ और कोई ताल्लुक़ नहीं है सिवाय आपके। तो रुक कर देखिएगा कि आपको अपना डिसीजन एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, अपना कैरेक्टर प्रूफ करना पड़ रहा है। और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हेल्दी कन्वर्सेशन में आप कह सकते हैं कि मैं ये डिसीजंस इसलिए ले रहा हूँ, लेकिन अनहेल्दी डायनामिक में आपको लग सकता है कि मुझे पहले प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा कि मैं अच्छा इंसान हूँ, तो तब शायद मेरी बात सुनी जाएगी। और जब आपकी आइडेंटिटी आपकी बाउंड्री को प्राइस बन जाए तो इमोशनली प्रेशर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और इसीलिए आज एक छोटी सी प्रैक्टिस रखिए कि जब भी कभी कोई आपकी बाउंड्री का जवाब में आपके कैरेक्टर को क्वेश्चन करे तो तुरंत अपनी बाउंड्री को मत छोड़िए। पहले पूछिए कि मेरे कैरेक्टर का इस डिसीजन से क्या कनेक्शन है। अगर मैं किसी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर सकता हूँ या कर रहा हूँ तो क्या इसका मतलब मैं सेल्फिश हूँ? अगर मैं रेस्ट कर रहा हूँ तो क्या इसका मतलब लेज़ी हूँ? अगर मैं डिसएग्रीमेंट कर रहा हूँ तो क्या इसका मतलब डिसलॉयल हूँ? अगर मैं किसी बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो क्या इसका मतलब अनग्रेटफुल हूँ? तो जवाब होगा कि नहीं। एक डिसीजन आपकी पूरी आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं होता। और अगर इसी क्लैरिटी की ज़रूरत है ताकि कोई आपको, आपकी गुडनेस को आपके अगेंस्ट वेपनाइज ना कर सके। लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन को समझना ज़रूरी है कि अगर आप रियलाइज़ कर चुके हैं कि आपको बार बार ब्लेम किया जा रहा है तो क्या करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ मैनिपुलेशन को पहचान लेना इनफ नहीं होता, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस मोमेंट में आपको प्रोटेक्ट कैसे करना है। और सबसे पहला स्टेप ये है कि रिएक्ट करने से पहले रुक जाना। क्योंकि जब कोई आप पर सडनली ब्लेम डालता है तो नेचुरली आपके अंदर दो रिएक्शन आ सकते हैं। या तो आप तुरंत डिफेंड करेंगे, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, या फिर आप तुरंत गिल्टी फील करके कह देंगे हाँ शायद मेरी ही गलती थी। और ये दोनों रिएक्शन अपने आप में या आप में अभी फैक्ट चेक आपने किए नहीं, इसीलिए पॉज, पहले सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। दूसरा स्टेप है एक्यूजिशन को स्पेसिफिक बनाइए। अगर कोई कहता है कि तुम्हारी वजह से सब खराब हुआ तो कामली पूछिए एग्जैक्टली मैंने क्या किया। अगर जवाब क्लियर है तो ऑब्जेक्टिवली देखिए। अगर जवाब वेग है, जैसे कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो या तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता या तुम हर चीज़ ख़राब कर देते हो, तो समझिएगा कि स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी नहीं, ये एक जर्नलाइजेशन ब्लेम है। और जर्नलाइज ब्लेम आपको इम्प्रूव करने के बजाय आपको सिर्फ गिल्टी फील करवा सकता है। तीसरा स्टेप है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर सेपरेट कीजिए। आप कह सकते हैं कि इस पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और साथ ही लेकिन इस पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। दोनों बातें एक साथ कहना पॉसिबल है। मान लीजिए आप आर्ग्यूमेंट में हार्श टोन आपने यूज़ की, आप कह सकते हैं कि हाँ मेरी टोन गलत थी, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लेकिन अगर सामने वाले ने भी आपको इंसल्ट किया है लेकिन तुम्हारी इंसल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है, ये ब्लेम गेम नहीं है, ये जो है शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी है।
चौथा स्टेप होगा कि अपनी पुरानी गलतियों को करंट कंट्रोल का लाइसेंस मत बनने दीजिए, क्योंकि आपने पहले कोई मिस्टेक की थी, ठीक, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे लर्न कीजिए, लेकिन आपकी एक पुरानी मिस्टेक का मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर में हर एक्यूजिशन को एक्सेप्ट करने लगें, और ये भी नहीं कि कोई इंसान आपकी पुरानी मिस्टेक को बार बार निकाल कर लेकर आए। आपकी प्रेजेंट बाउंड्रीज को कंट्रोल करें, और पास्ट अकाउंटेबिलिटी का मतलब परमानेंट पनिशमेंट नहीं होता। और यहाँ हमारे 4 पिलर्स फिर से देखे जा सकते हैं कि एक्सेस, यानी कि हर इंसान को आपकी पर्सनल हिस्ट्री का अनलिमिटेड एक्सेस देना ज़रूरी नहीं है। ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट रखिए, लेकिन अपनी जजमेंट को कम्प्लीटली सरेंडर मत कीजिए। एक्सप्लॉयटेशन में ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी गिल्ट, एम्पैथी, लॉयल्टी या पास्ट मिस्टेक को प्रेशर के लिए यूज़ तो नहीं किया जा रहा। कंट्रोल देखिएगा कि आप अपनी मर्ज़ी से डिसीजंस ले रहे हैं या किसी ब्लेम से बचने के लिए। अगर आंसर बार बार दूसरा है तो प्रॉब्लम को इग्नोर मत कीजिएगा। लेकिन प्रोटेक्शन का मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप हर डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन से भाग जाएं। कभी सामने वाला जेन्युइनली हर्ट होता है, कभी जेन्युइनली आपकी गलती होती है, कभी दोनों तरफ गलती होती है। इसीलिए मैच्योर रिस्पॉन्स ये है कि लिसन, वेरीफाई, एक्सेप्ट, करेक्ट, सेट बाउंड्रीज। तो सुनना, फैक्ट चेक करना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, जहाँ ज़रूरी करेक्शन करना हो और जहाँ दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने देना, ये इमोशनल मैच्योरिटी है। और अगर कोई इंसान आपकी हर अटैम्प्ट एट अकाउंटेबिलिटी को भी आपके अगेंस्ट यूज़ करता रहे, तो फिर आपको ये पूछना चाहिए कि क्या हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या सिर्फ किसी इंसान को गिल्टी प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में गोल सॉल्यूशन होता है, और अनहेल्दी मैनिपुलेशन में कभी कभी गोल होता है कंट्रोल का। और जब आपको ये डिफरेंट नज़र आने लगे डिफरेंस, तो आप सेल्फ ब्लेम को नहीं, पूरे इंट्रैक्शन का पैटर्न को देखना शुरू कर देते हैं। अब एक और सिचुएशन समझिएगा कि कभी कभी ब्लेम शिफ्ट इतना डीपली रिपीट होता है कि सामने वाला आपको एक इंसिडेंट के लिए ब्लेम नहीं करता, वो धीरे धीरे आपकी पूरी आइडेंटिटी को ब्लेम के साथ जोड़ देता है। आपने एक गलती की तो कहा गया तुम हमेशा ऐसे ही हो। आप एक बार लेट हुए तो कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ये कहा जाता है आप। लेकिन आपने एक बाउंड्रीज़ रखी तो कहा गया कि तुम सेल्फिश हो। आपने डिसएग्रीमेंट किया तो तुम सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है तुमको, ऐसा कह दिया जाता है। और आपने किसी रिक्वेस्ट को मान लिया तो तुम बदल गए, या मना कर दिया तो कह दिया जाता है कि तुम में कुछ चेंजेस आ गए, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और नोटिस कीजिएगा कि एक स्पेसिफिक इंसिडेंट से बात आपके कैरेक्टर तक पहुंच गई। और यही डिफरेंस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्दी क्रिटिसिज्म जो है वो बिहेवियर को एड्रेस करती है, और अनहेल्दी ब्लेम आपकी आइडेंटिटी को अटैक करने लगती है। अगर किसी ने कहा कि तुमने इस सिचुएशन में इर्रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लिया, तो इस पर बात हो सकती है, लेकिन तुम इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, अब डिसीजन बिहेवियर से आइडेंटिटी पर शिफ्ट हो गया। और जब किसी इंसान को रिपीटेडली ये मैसेज दिया जाए कि प्रॉब्लम तुम हो, तो इवेंचुअली हर सिचुएशन को अपने अगेंस्ट इंटरप्ट करना शुरू कर सकता है। फिर एक और चीज़ होती है कि आप प्री एम्प्टिवली गिल्टी फील करने लगते हो। अब सामने वाले को आपको ब्लेम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप खुद ही सोच लेते हो कि अगर मैं ये बोलूँगा तो वो कहेगा कि मैं सेल्फिश हूँ, अगर मैं मना करूँगा तो वो कहेगा कि मैं अनग्रेटफुल हूँ, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम को बताऊँगा तो वो मेरी पुरानी गलती को निकाल देगा। और फिर आप बोलते ही नहीं, अपनी फीलिंग को सप्रेस करते रहते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को कंपेयर कर लेते हैं, और अपनी जो है बाउंड्रीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, और अपनी जो नीड है उसको पोस्टपोन कर देते हैं। और इसीलिए कि ब्लेम का नेक्स्ट राउंड शुरू ना हो।
यहाँ पर ब्लेम शिफ्ट के इफ़ेक्ट कन्वर्सेशन को बाहर निकालकर अपने डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने शुरू कर देता है। और यहीं कंट्रोल का पिलर सबसे क्लियरली नज़र आता है कि कंट्रोल हमेशा ऑर्डर देखकर नहीं आता। कभी कभी वो किसी को सिर्फ कंडीशन कर दिया जाता है कि वो खुद ही वही डिसीजन लेने लगे जो सामने वाला चाहता है। आपको कोई डायरेक्टली नहीं कह रहा ये करो, लेकिन आपके माइंड में चल रहा है अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे ब्लेम किया जाएगा। और इस फियर की वजह से आप खुद ही अपने डिसीजंस को चेंज कर देते हैं। यहीं पर एक्सटर्नल प्रेशर धीरे धीरे इंटरनल कंट्रोल बन सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पैटर्न से बाहर कैसे निकलें? सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को चेंज कीजिए और हर बार सॉरी मेरी वजह से हुआ कहने की जगह अगर फैक्ट क्लियर नहीं है तो कहिए कि मैं पहले सिचुएशन समझना चाहता हूँ। हर बार ठीक है मेरी गलती ही होगी कहने की जगह कहिए कि अगर कोई मेरी स्पेसिफिक गलती है तो मुझे क्लियरली बता दो। और अगर आपकी गलती जो है वो जेन्युइनली है तो सिंपल, हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आपको अपने आप को 2 घंटे डिफेंस करने की ज़रूरत नहीं है। एक और प्रोटेक्शन है कि इमोशनल डिस्टेंस और ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर कन्वर्सेशन एग्रेसिव हो रही हैं तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त हम दोनों इमोशनली चार्ज्ड हैं, हम बाद में क्लियरली इस पर बात करेंगे। ये भागना नहीं है, ये बाउंड्रीज़ हैं। क्योंकि जब इमोशनल एक्सट्रीमली हाई होंगे तो फैक्ट से ज़्यादा रिएक्शन डोमिनेट कर सकता है और वही मोमेंट ब्लेम शिफ्ट को और इफ़ेक्टिव बना सकता है। और अगर सामने वाला बार बार आपकी बाउंड्रीज़ को ही प्रूफ बना दे, देखा तुम फिर मुझे अवॉइड कर रहे हो, तो आपको बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। कामली रिपीट कीजिए कि मैं तुमसे बात करने से मना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस वक्त आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ये डिफरेंस क्लियर रखिए। बाउंड्रीज रिजेक्शन नहीं होती, डिसएग्रीमेंट डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होता, नो बेट्रायल नहीं होता। और किसी को डिसअपॉइंट कर देना ऑटोमेटिकली आपको गिल्टी नहीं बनाता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप रियलाइज़ करते हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में रिपीटेडली अपनी बात को रखने से डरते हैं, हर कन्वर्सेशन में गिल्टी फील करते हैं, तो अपनी पुरानी मिस्टेक्स के बर्डन्स में जीते हैं, ये हर डिसीजंस के लिए अप्रूवल को ढूंढते हैं और सामने वाले के रिएक्शन से बचने के लिए अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ते हैं, तो सिर्फ ये मत पूछिए कि मैं और क्या करूं कि वो मुझे नज़र ना हो, कि मुझसे सामने वाला नाराज़ ना हो। और एक और सवाल पूछिए कि ये रिलेशनशिप मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में हेल्प कर रहा है या मुझे अपने आप पर ही डाउट करना सिखा रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप आपको अकाउंटेबल बनाता है, लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप आपको अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट नहीं करता। और ब्लेम शिफ्ट की सबसे डेंजरस इफ़ेक्ट यही हो सकता है कि आप अपनी गलती से नहीं, आप अपने आप से लड़ना शुरू कर दें। और जब इंसान हर वक्त खुद को ही कल्प्रिट समझने लगे तो उसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो सकता है। अब अगर हम इस पूरे पैटर्न को एक साथ देखें तो ब्लेम शिफ्ट सिर्फ ये नहीं है कि आपको कहे कोई कि तुम्हारी गलती है। इसका जो डीपर पैटर्न है वो ये है कि सामने वाला अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए आपको उस एक्शन का कॉज बना दे। और जब ये बार बार होता है तो आपके अंदर एक डेंजरस बिलीव डेवलप हो सकता है, अगर मैं अपना बिहेवियर ठीक कर लूँ तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर आप खुद को चेंज करते रहते हैं, अपनी लैंग्वेज, अपनी बाउंड्रीज़, अपनी एक्सपेक्टेशन, अपने रिएक्शन को, अपने डिसीजंस, और कभी कभी आप पर्सनालिटी तक चेंज करते हैं। लेकिन सामने वाले का बिहेवियर वही का वही रहता है। और यहाँ आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है कि क्या प्रॉब्लम वाकई मेरी है या सिर्फ मैं किसी और के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश में खुद को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हूँ। एक सिंपल टेस्ट समझिए कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, आप सिंसियरली अपोलोजाइज़ करते हैं, आप करेक्शन भी करते हैं, आप हेल्दी रिस्पॉन्स क्या होगा
इस सिचुएशन में, तो सामने वाला कहेगा ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे कैसे बेहतर करना है। लेकिन अगर करेक्शन के बाद भी नया ब्लेम आ जाए और फिर पुराना ब्लेम, फिर कैरेक्टर अटैक, और फिर कोई पास्ट इंसिडेंट, और फिर आपको फिर से प्रूव करना पड़े कि मैं अच्छा इंसान हूँ, तो प्रॉब्लम सिर्फ मिस्टेक्स नहीं रह गई, पैटर्न को देखना अब ज़रूरी हो गया है। एक और टेस्ट को अगर देखें तो क्या सामने वाला कभी ये कह सकता है कि हाँ यहाँ मेरी गलती थी? अगर वो जेन्युइनली अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करता है, आपकी बात को सुनता है, अपने बिहेवियर करेक्ट करता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रहने देता है, तो ये हेल्दी अकाउंटेबिलिटी की तरफ इंडिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर आपकी गलती हमेशा विजिबल है और उसकी गलती हमेशा जस्टिफाई है, तो फिर बैलेंस कहाँ पर है? तो यहाँ हमारे 4 पिलर का फाइनल टाइम पर एपिसोड के जो है कॉन्टेक्स्ट में कनेक्टिंग एक बार देखिए फिर से कि एक्सेस जो है वो किसी को आपकी लाइफ तक जितना एक्सेस मिलेगा उतना ही वो आपकी हिस्ट्री को, वनरेबिलिटीज़ को जानता होगा, और इसीलिए वो एक्सेस को कंटिन्यूसली मैनेज करना ज़रूरी है आपको। और ट्रस्ट में देखिए तो ट्रस्ट रखिए कि, लेकिन अपनी जजमेंट को बंद मत कीजिए, क्योंकि किसी पर ट्रस्ट करना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग सरेंडर करना नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन को देखेंगे तो अगर आपकी एम्पैथी, आपकी गिल्टी, आपकी लॉयल्टी, आपकी पास्ट मिस्टेक और आपकी गुडनेस रिपीटेडली आपके अगेंस्ट यूज़ हो रही है, तो एक्सप्लॉयटेशन का पॉजिटिवली सीरियसली एग्जामिन करना ज़रूरी है और एग्जामिन कीजिए। कंट्रोल को देखेंगे तो अगर फाइनल रिज़ल्ट ये हो रहा है कि आप अपने डिसीजंस इसीलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि वरना मुझे ब्लेम किया जाएगा, तो समझिए ब्लेम अब सिर्फ वर्ड नहीं रहा, वो बिहेवियर कंट्रोल कर रहा है। अब प्रैक्टिकल प्रोटेक्शन को एक लाइन में याद रखिएगा कि पॉज, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए, फैक्ट चेक कीजिए, अपनी जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कीजिए और दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर मत लीजिए। बाउंड्रीज़ को रखिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने कैरेक्टर को हर डिसएग्रीमेंट में प्रूव करने की ज़रूरत को मत समझिए। आप किसी को मना कर सकते हैं और आप फिर भी अच्छे इंसान हो सकते हैं। आप किसी से डिसएग्री कर सकते हैं, आप भी रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं, आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं और फिर भी आप किसी को अनलिमिटेड कंट्रोल देने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप किसी को डिसअपॉइंट कर सकते हैं और फिर भी उसके इमोशन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अगर कभी आपको ये रियलाइज़ हो कि आप किसी रिलेशनशिप में इतने टाइम से ये प्रूव करते आ रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं बुरा पर्सन नहीं हूँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, तो एक पल के लिए रुक कर खुद से पूछिए कि मुझे बार बार अपना कैरेक्टर प्रूव क्यों करना पड़ रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में आपकी एक मिस्टेक आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं बनती और एक डिसएग्रीमेंट आपको विलन नहीं बना देता। ब्लेम शिफ्ट से प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप कभी ब्लेम शिफ्ट एक्सेप्ट ना करें। प्रोटेक्शन का मतलब है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे ऑनेस्टली एक्सेप्ट कीजिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसे सिर्फ गिल्ट की वजह से मत उठाइए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इंसान को बेहतर बनाती है लेकिन फॉल्स ब्लेम इंसान को खुद से दूर कर सकता है। और इसीलिए इस डिफरेंस को समझना ज़रूरी है कि आपको सिर्फ मैनिपुलेशन से नहीं, अपने खुद के अननेसेसरी गिल्ट से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। सलाम।